Hi everyone, I am Shabi. Welcome back to my channel. In this video, I will be explaining the concept of notice. What is the doctrine of notice? What are the kinds of notice? What does the word notice actually mean when we read it under Transfer of Property Act 1882? What's its importance in TBA 1882? The answer to all your questions will be discussed in this video, so let's begin. जब भी हम मार्केट में जाते हैं कोई भी सामान खरीदने, कोई भी सामान परचेज करने, सपोज मान लो हम 5 रुपीज का पेन लेने जा रहे हैं, तो जब वो हम 5 रुपए का पेन भी लेके जाते हैं तो हम उसको चला के देखते हैं कि हाँ भाई सही चल रहा है या नहीं चल रहा। चलो ये तो बात थी 5 रुपए के पेन की। ऑन द अदर हैंड जब हम कोई महंगी चीज लेने जा रहे हैं, सपोज मान लो हम प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं, तो उसमें उस टाइम हम बहुत ही ज्यादा अलर्ट हो जाते हैं, अटेंटिव हो जाते हैं। वाई? बिकॉज एक हमारी जो इतना हार्ड अर्न मनी जो होता है, जो हमारे हार्डवर्क से कमाया हुआ पैसा होता है, उससे हम कोई चीज खरीदने होते हैं तो हम और ज्यादा सचेत हो जाते हैं और हम चाहते हैं कि हम ऐसी प्रॉपर्टी खरीदें जो कि किसी दैट शुड बी फ्री फ्रॉम एनी चार्जेस, जिसपे कोई भी किसी की चार्ज या फिर किसी की लायबिलिटी ना हो और कोई भी उसमें जो है ऐसी चीज ना हो कि बाद में मेरे को जो है कोर्ट के धक्के खाने पड़े। सारे यही चाहते हैं कि मेरे को कोई भी ऐसी डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी नहीं चाहिए। आई वॉन्ट प्रॉपर्टी विच हैज टू बी फ्री फ्रॉम चार्जेस। कोई ऐसा चाहता है क्या कि मैं प्रॉपर्टी लूं और बाद में अपने ही सरदर्दी लूं? Nobody wants it. As a reasonable, ordinary, prudent man, nobody wants. Everybody wants that the property which he is buying should be free from charges. लेकिन मान लो कि आपने प्रॉपर्टी खरीदी, इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदी और उस पे किसी का चार्ज बनता है, उस पे किसी का राइट बनता है, किसी का सपोज मान लो आपने जो प्रॉपर्टी खरीदी है, जिसने भी आपको प्रॉपर्टी दी है, उस प्रॉपर्टी पे उस इंसान का किसी और इंसान का राइट बनता है मेंटेनेंस का। तो उस पे 2 पॉसिबिलिटीज अराइज होती है। एक तो होती है कि आपको उसके बारे में नोटिस था और दूसरी पॉसिबिलिटी होती है कि आपको उसके बारे में नोटिस नहीं था। अब बात आती है नोटिस क्या है? व्हाट डज द वर्ड नोटिस मीन? सो नोटिस मीन्स हैविंग नॉलेज और इंफॉर्मेशन। अगर आपको किसी चीज की नॉलेज है या फिर इंफॉर्मेशन है तो हम बोलेंगे यू आर हैविंग अ नोटिस ऑफ दैट। सो इसी सर्कमस्टांस में, इसी सिचुएशन में मैंने आपको बताया, अगर आपको नोटिस है उस मेंटेनेंस के बारे में कि हाँ भाई इस प्रॉपर्टी पे उस इंसान का, एक पर्सन को मेंटेनेंस देना बनता है, उसके बावजूद भी आप उस प्रॉपर्टी को खरीद रहे हो कि हाँ भाई उसने उसका मेंटेनेंस नहीं दिया है, लेकिन फिर भी आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, देन you would be called that you are having the notice of that thing and also जो भी liability जो भी आपकी बनेगी वो liability आपकी बनेगी। अगर आपको नोटिस नहीं था उसके बारे में, नोटिस आपको नॉलेज नहीं थी उसके बारे में, तो आपकी कोई लायबिलिटी नहीं अराइज होगी। यू वुड बी कॉल्ड एज अ बोनाफाइड परचेजर। अब बात आती है हम कैसे प्रूव करेंगे कि मेरे को नॉलेज थी या नहीं थी, ये कैसे प्रूव करेंगे? और ये जो डॉक्ट्राइन ऑफ नोटिस है ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ये भी बात हमारी यहाँ पे आती है। सी देखो, डॉक्ट्राइन ऑफ नोटिस जो है वो इंपॉर्टेंट इसलिए है, जो मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया। सपोज मान लो एक परचेजर है और एक सेलर है। सेलर को जो प्रॉपर्टी बेचनी है उसको उस प्रॉपर्टी में से उसके पापा ने जो उस प्रॉपर्टी दी है उसको थ्रू विल, उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि भाई तेरे को जो है डॉटर को मेंटेन करना पड़ेगा। अगर बाय चांस तू डिस्पोज ऑफ भी करना चाहता है इस प्रॉपर्टी को तो तेरे को अपनी बहन को जो है कुछ लमसम अमाउंट ऑफ मनी देना पड़ेगा। अगर वो नहीं देता उसके बावजूद भी वो सेल कर देता है प्रॉपर्टी। अब डिस्प्यूट किसके बीच में अराइज हो गया? डिस्प्यूट अराइज हो गया परचेजर के बीच में और डॉटर के बीच में। वाई? बिकॉज अब डॉटर चाहती है कि मेरे को मेरा मेंटेनेंस मिलना चाहिए, प्रॉपर्टी कैसे कैसे बेच दी, और वो कहते हैं भाई मेरे को तो पता नहीं था इसके बारे में, मैं कैसे, अब तो ये प्रॉपर्टी मेरी हो गई, मैं क्यों दूं मेंटेनेंस? तो अब जिस पर्सन, मतलब जो सन है जिसकी वजह से ये डिस्प्यूट अराइज हुआ है, हु इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिस्प्यूट, ही इज नो मोर द पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। दैट इज वाई दिस डॉक्ट्राइन ऑफ नोटिस होल्ड्स इंपॉर्टेंस हियर। यहाँ पे डॉक्ट्राइन ऑफ नोटिस इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये बताता है किसके क्या राइट्स हैं, किसके क्या क्लेम्स हैं, किसकी क्या लायबिलिटी है, जो भी 2 पर्सन जो है उस ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व हैं। अगर वो इनोसेंट पर्सन है, गिल्टी है, फ्रॉड करा है उन्होंने, वो सारी चीज उनको नॉलेज थी इसके बारे में, वो डॉक्ट्राइन ऑफ नोटिस बताता है। अब डॉक्ट्राइन ऑफ नोटिस कैसे बताएगा कि उनको नॉलेज है या नहीं है, अभी आगे बताएंगे। रिगार्डिंग हम डिस्कस करेंगे वो एक्चुअल नोटिस में और कंस्ट्रक्टिव नोटिस में। सो लेट्स बिगिन।
फर्स्ट टाइप ऑफ नोटिस इज एक्चुअल नोटिस। अब ये एक्चुअल नोटिस क्या होता है? सी एक्चुअल नोटिस मीन्स व्हेन द पर्सन इज हैविंग एक्चुअल नॉलेज, मतलब डेफिनेट नॉलेज अगर उसको है तो हम बोलेंगे उसको एक्चुअल नोटिस। सपोज मान लो ए और बी, ए को कोई प्रॉपर्टी बेचनी है बी को, और उसी ट्रांजैक्शन में ए ने जितने भी उसको प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी अगर इश्यूज होंगे, चार्जेस होंगे, कोई भी चीज होगी, वो सारी बात अगर ए ने बी को बता दी, उसको हम बोलेंगे एक्चुअल नोटिस। मतलब उसने एक्चुअली बताई है उसको, और ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दैट ट्रांजैक्शन रिगार्डिंग द प्रॉपर्टी बताई है उसने। हाँ, एक बात आपको ये बात ध्यान रखनी जरूरी है कि हम एक्चुअल नोटिस हम तभी मानेंगे जब उस कोर्स ऑफ ट्रांजैक्शन में उसको वो नॉलेज मिली हो। अगर वैसे ही अगर उसने किसी भी स्ट्रेंजर से या फिर रूमर सुनी है या फिर किसी को ओवरहर्ड करा है, तो वो सारी चीजें नहीं मानी जाएगी। और एक और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि इट शुड बी ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन। सपोज मान लो कि अगर ए के पास दो प्रॉपर्टीज हैं, ए के पास दो प्रॉपर्टीज है एक्स एंड वाई। उसने पहली प्रॉपर्टी बेची एक्स, उसने सारी जो चीजें थी वो एक्स की प्रॉपर्टी जब बेच रहा था उसने सारी चीजें तब डिस्क्लोज कर दी थी। लेकिन जब 6 महीने बाद जब वो वाई वाली अपनी दूसरी प्रॉपर्टी जब बेच रहा था बी को, तब उसने वो सारी चीजें नहीं बताई। और बाद में अगर कोई डिस्प्यूट अराइज होता है तो ए बोलता है अरे मैंने पिछले वाले में तो बताई थी तुझे ये वाली बात। तो ये चीज एक्चुअल नोटिस नहीं कॉन्स्टिट्यूट करेगी। वाई? बिकॉज कोई भी चीज जो आपने जो बताई है अभी, वो आपने इस ट्रांजैक्शन में नहीं बताई, आपने पिछली ट्रांजैक्शन में बताई थी। अगर आपने कोई भी बात पिछली ट्रांजैक्शन में बताई है या पहले बताई है, वो एक्चुअल नोटिस में नहीं काउंट होगी, बिकॉज दैट वुड बी कंसिडर्ड एज फॉरगॉटन। हम ये समझेंगे कि वो इंसान भूल गया। जब आप दोबारा ट्रांजैक्शन में एंटर कर रहे हो, दोबारा सेल कर रहे हो अपनी प्रॉपर्टी का, तो आपको सारी जो भी रिक्वायरमेंट्स है, जो भी नेसेसरी डिटेल्स है, आपको दोबारा डिक्टेट करनी पड़ेगी। चीज आती है विच नीड्स डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, दैट इज कंस्ट्रक्टिव नोटिस। कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या होता है? हमने एक्चुअल नोटिस में देखा था। एक्चुअल नोटिस में क्या होता है कि उस पर्सन को, जो परचेजर है, उसको एक्चुअली में नॉलेज होती है, डेफिनेट नॉलेज होती है, और वो जो सेलर है उसने उसको सारी बताई हुई होती है। लेकिन सपोज मान लो कोई इंसान बोल दे जी नहीं मेरे को तो नहीं पता था, अगर बाय चांस परचेजर डिनाई कर दे तो क्या होगा? तो कंस्ट्रक्टिव नोटिस वहां पे जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। व्हाई? बिकॉज कंस्ट्रक्टिव नोटिस मीन्स वैसा नोटिस जो कि कोर्ट इम्प्यूट करती है, इम्पोज करती है उस पर्सन पे, परचेजर पे। कोर्ट ये कहती है कि चलो ठीक है, आप कह रहे हो कि आपको नहीं पता था, लेकिन बॉस ये ऐसी चीज है, ये ऐसी इंफॉर्मेशन है जो आपको पता होनी चाहिए। एज अ रीजनेबल मैन, ये कोई ऐसी नॉलेज है जो आपको पता होनी चाहिए। अगर नहीं भी पता है तो उसके बारे में इंक्वायरी करो यार, इंक्वायरी करो, इन्वेस्टिगेशन करो। मतलब अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हो तो ऐसे थोड़ी हवा में किसी से भी प्रॉपर्टी खरीद लोगे, आप उस प्रॉपर्टी के बारे में सारी जानकारी तो लोगे ना। तो वही चीज है, मतलब एक्चुअल नोटिस मीन्स कि उसके पास डेफिनेट नॉलेज है, लेकिन कंस्ट्रक्टिव नोटिस मीन्स कि वो डिनाई कर रहा है, मुझे नहीं पता थी। लेकिन अगर वो डिनाई कर रहा है तो कोर्ट, उस वहां पर कोर्ट का रोल आ जाता है। कोर्ट ये कहता है कि कोर्ट इम्पोज करता है नोटिस कि जी नहीं, अगर आपको बेशक से नहीं भी पता थी तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। और कोर्ट अब किन ग्राउंड्स पे डिसाइड करेंगे कि ये चीज उनको पता होनी चाहिए, नहीं पता होनी चाहिए, दीज 5 ग्राउंड्स। कोर्ट कैसे डिटरमाइन करेंगे कि ये जो नोटिस है ये उस इंसान को पता होना चाहिए, नहीं पता होना चाहिए, ये चीजें। सो द फर्स्ट थिंग इज विलफुल एब्सटेंशन। अगर बाय द चांस कोई इंसान विलफुली अपने आप को एब्सटेन करता है कोई नॉलेज या फिर इंक्वायरी या फिर इन्वेस्टिगेट करने के लिए, उसको हम बोलेंगे विलफुल एब्सटेंशन। एंड द सेकेंड थिंग इज ग्रॉस नेग्लिजेंस। ग्रॉस नेग्लिजेंस मीन्स कोई ऐसा वैसा नेग्लिजेंस नहीं, जो ऐसा नेग्लिजेंस जो कि बहुत ही ज्यादा ग्रेव है इन नेचर में, बहुत ही ज्यादा सीरियस है इन नेचर में। मतलब कि कोई ऑर्डिनरी इंसान तो ऐसा करेगा ही नहीं, मतलब जिसमें कोई मेंटल इंडिफरेंस होगा वही ऐसी चीज करेगा, दैट इज ग्रॉस नेग्लिजेंस। अब ये विलफुल एब्सटेंशन और ग्रॉस नेग्लिजेंस आपको थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा होगा, तो इसके बीच में डिफरेंस क्या है मैं बताती हूँ। जैसे आप मान लो कि कोई एग्जाम्पल मैं देती हूँ आपको। जैसे अगर बाय द चांस एक केस था, केस के थ्रू मैं बता देती हूँ। केस था लॉयड्स बैंक वर्सेस पीएफ गुजदार का।
उस केस में क्या हुआ था कि एक पर्सन था, उस पर्सन ने क्या करा, एक बैंक ए था, उसने अपनी जो प्रॉपर्टी थी, प्रॉपर्टी की टाइटल डीड दे दी बैंक ए को और बोला कि मेरे को जो है ये टाइटल डीड्स रख लो, मोर्गेज दे दिया और मेरे को पैसे दे दो। तो उसने बैंक ए ने पैसे दे दिए। अब उसने एक्चुअली ओवरड्राफ्ट करवाया था, तो उसने ओवरड्राफ्ट ले लिया और जो है मोर्गेज करवा दी अपनी टाइटल डीड्स प्रॉपर्टी की। फिर बाद में क्या हुआ, थोड़े टाइम बाद वो जो है रीपे नहीं कर पाया, अमाउंट मनी नहीं कर पाया, क्लियर नहीं कर पाया ओवरड्राफ्ट। फिर उसके बाद जो है उसने बोला बैंक ए के पास दोबारा गया वो इंसान ए, उसने बोला कि देखो मैं इसको नहीं कर पा रहा हूँ क्लियर, तो आप एक काम करो, मेरे को मेरी प्रॉपर्टी के कागज दे दो, टाइटल डीड दे दो। हाँ, लेकिन आप इस पे ये मत लिखना कि मेरी जो है इस पे आपको पैसे देने बनते हैं, मैंने आपके पास गिरवी करवाई हुई है, ऐसा कुछ मत लिखो, नहीं तो मैं अपनी मुंह मांगी रकम नहीं ले पाऊंगा उस टाइटल डीड से। तो बैंक ने जो है उस पर भरोसा करके उनको जो है टाइटल डीड दे दी। अब इस इंसान ने क्या करा, इसने टाइटल डीड लेकर बैंक बी को ये दोबारा मोर्गेज करवा दी टाइटल डीड और वहां से भी पैसे ले लिए। बैंक बी ने वो पैसे देखा और टाइटल डीड एकदम परफेक्ट है, इस पे कोई भी चार्जेस नहीं है, कोई भी ड्यूज नहीं है, और रख ली बैंक बी ने अपने पास और पैसे दे दिए। अब क्या हुआ कि वो जो इंसान था उसने बैंक बी के भी पैसे नहीं दे पाया वो। अब प्रॉपर्टी बेचने की बारी आती है, प्रॉपर्टी बेचने की बारी आती है तो बैंक ए आ जाता है पिक्चर में, दोबारा पिक्चर में आ जाता है। बैंक ए कहता है अरे सबसे पहले तो इसने मेरे पास मोर्गेज करवाई थी प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी जब सेल होगी तो इससे उसके पैसे जो है हमको मिलने चाहिए, मतलब बैंक ए को मिलने चाहिए। अब इश्यू ये अराइज होता है कि क्या बैंक ए को वो पैसे मिलेंगे या बैंक बी को मिलेंगे। तो यहां पर इस केस में यही हेल्ड किया गया था कि अब यही माना जाएगा कि नेग्लिजेंट कौन था अपने पार्ट पे, नेग्लिजेंस किसने दिखाई, बैंक ए ने दिखाई या बैंक बी ने दिखाई। तो अब इस केस में यही हेल्ड किया था, नो इट वाज बैंक ए विच वाज ग्रॉसली नेग्लिजेंट ऑन इट्स पार्ट, इट वाज विलफुली एब्सटेन। मतलब ये दोनों चीज ये दिखाई थी कि बैंक ए ने ही बहुत बड़ी गलती करी है। कैसे, बैंक बी ने तो अपना काम पूरा कर दिया, बैंक बी ने जो सिक्योरिटी लेनी चाहिए थी, बैंक बी लोन कब देता है भाई, एक सिक्योरिटी तो उसने अपने पास रखी। बैंक बी ने अपने पार्ट पे जो है बिल्कुल सही काम किया था, उसके पार्ट पे कोई डिफॉल्ट नहीं है। सिर्फ बैंक बी की गलती है कि उसने क्यों दोबारा जो टाइटल डीड दी जो कि एक्चुअली में सिक्योरिटी थी उस मतलब पैसे देने की। तो इस केस में यही हेल्ड किया गया था कि दैट इट इज बैंक ए हु वाज नेग्लिजेंट ऑन इट्स पार्ट, सो दैट्स व्हाई यहाँ पर जो भी राइट दिया था वो बैंक बी को दिया था कि आप जो है डिस्पोज ऑफ कर दो प्रॉपर्टी। और लास्ट में ये भी बोला गया था कि जो लोग अपने ही इंटरेस्ट का ख्याल नहीं रख सकते तो उसके लिए दे कैन नॉट सीक द कोर्ट फॉर देयर प्रोटेक्शन, ये चीज थी। ऐसे ही अगर मैं आपको बताऊं कि कंस्ट्रक्टिव नोटिस और विलफुल एब्सटेंशन में क्या होता है, ऐसे ही जैसे मैंने यहाँ पे टाइटल डीड्स की बात की, जैसे अगर बाय चांस आपने दोस्त है आपका और आपके दोस्त को जो है पैसे चाहिए, उसको पैसे चाहिए तो उसने जो है आपको टाइटल डीड्स दी और आपने दोस्ती के चक्कर में टाइटल डीड्स को देखा ही नहीं। यहां पर आप क्या कर रहे हो, यू आर बी नेग्लिजेंट ऑन योर पार्ट, आप ग्रॉसली नेग्लिजेंट हो यहाँ पे। और अगर मान लो कि आपने टाइटल डीड देख भी ली, टाइटल डीड देखिए, अच्छा ठीक है 5 लाख का कुछ ऐसा ड्यू सा लग रहा है मामला, ऐसा कोई सीन है, आपने ये चीज पढ़ने के बावजूद भी उससे नहीं पूछा कि हाँ ये भाई क्या सीन है बता तो दे कम से कम, दैट इज विलफुल एब्सटेंशन, दिस इज विलफुल एब्सटेंशन। ग्रॉसली नेग्लिजेंट मीन्स कि आप देख ही नहीं रहे टाइटल डीड, विलफुल एब्सटेंशन मीन्स आपने देख ली लेकिन फिर भी यू आर विलफुली एब्सटेनिंग योर सेल्फ फ्रॉम मेकिंग द इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन। आपने देख लिया लेकिन फिर भी आपको एक स्टार्टिंग पॉइंट तो मिल गया ना इन्वेस्टिगेट करने का। स्टार्टिंग पॉइंट क्या था कि आपने देखा टाइटल डीड में कुछ ऐसा चार्ज ड्यू सा दिख रहा है। नेक्स्ट चीज आ जाती है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन वुड ऑल्सो अमाउंट टू कंस्ट्रक्टिव नोटिस। अगर किसी प्रॉपर्टी का इमूवेबल प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन हुआ है तो उसको भी हम एज अ कंस्ट्रक्टिव नोटिस मानेंगे, जो कि एक्सप्लेनेशन 1 to सेक्शन 3 में डिफाइंड है। रजिस्ट्रेशन में भी एक ट्रिकी पार्ट है कि ऐसा नहीं है कि हर एक चीज का जो है रजिस्ट्रेशन जो है कंस्ट्रक्टिव नोटिस माना जाएगा, जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रजिस्ट्रेशन सिर्फ उन्हीं प्रॉपर्टी का एज अ कंस्ट्रक्टिव नोटिस माना जाएगा जो कि रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 में लिखा हुआ है कि भाई इन प्रॉपर्टीज का जो है कंपलसरी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। जिन प्रॉपर्टीज का कंपलसरी रजिस्ट्रेशन नहीं लिखा हुआ हम उसका रजिस्ट्रेशन एज अ कंस्ट्रक्टिव नोटिस नहीं मानेंगे।
जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कोई ज्वेलरी किसी पर्सन को दी है, आपने जो ज्वेलरी दी है अपनी, उसको आपने जो है रिटर्न डीड भी करवाई है, उसको रजिस्टर भी करवाया है, उसका रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है। अगर उसमें फर्दर कोई वो भी चीज आ जाती है तो दैट वुड नॉट अमाउंट टू कंस्ट्रक्टिव नोटिस, बिकॉज mortgage of a movable property is not mandatory for registration. बट हाँ, अगर आप immovable property की बात करते हो तो immovable property जो कि जिनका प्राइस 100 रुपए से ज्यादा है, उनका रजिस्ट्रेशन होना बहुत जरूरी है और दैट वुड अमाउंट एज अ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। सिमिलरली अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि क्या जो ओरल पार्टीशन होता है फैमिली के बीच में, क्या उसका रजिस्ट्रेशन जरूरी है? yes or no, let me know in the comments down below. Next thing जहां पर कोर्ट आपको जो है कंस्ट्रक्टिव नोटिस इम्प्यूट करेगी, दैट इज एक्चुअल पोजेशन। एक्चुअल पोजेशन मीन्स सपोज मान लो कि आप जो है प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हो किसी से, और आप जिससे प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हो ना, वो सपोज ओनर है, लेकिन जो प्रॉपर्टी आपको खरीदनी है वो किसी और के पोजेशन में है। तो उस सर्कमस्टांस में जहां पर आप जिससे डीलिंग कर रहे हो वो, मतलब जो आपको अपना ओनर बता रहा है वो, और जो उस प्रॉपर्टी के पोजेशन में अगर वो दोनों अलग अलग लोग हैं, तो आपको आपके पार्ट पे ये ड्यूटी बनती है कि आप जाओ और पूछो वहां पे जो लोग रह रहे हैं कि भाई आपका क्या टाइटल है इस प्रॉपर्टी में, आपका क्या राइट है इस प्रॉपर्टी में। आपकी ड्यूटी बनती है ये इंक्वायर करना कि वो एक्चुअल में टेनेंट है या नहीं। क्या पता वो बाद में जाके वो पता चले वही ओनर था, ये तो ऐसे कोई बीच में आ गया। तो अगर आपको पता चलता है कि भाई आपका ओनर कोई और है उस प्रॉपर्टी का, ओनर जो आपसे डील कर रहा है वो कुछ और है, और पोजेशन में प्रॉपर्टी किसी और के में है, तो आपकी ड्यूटी बनती है कि आप जो है उसके बीच में इंक्वायरी करो। अगर आप इंक्वायरी नहीं करते देन दैट वुड बी डीम टू एज, कोर्ट वुड इम्पोज कंस्ट्रक्टिव नोटिस ऑन यू। कोर्ट वुड प्रिज्यूम दैट यू आर हैविंग नॉलेज अबाउट दैट। और सपोज अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि अगर मान लो कि उस प्रॉपर्टी में वो ओनर भी रहता है और 3-4 और किराएदार भी रहते हैं, तो क्या तब भी आपको जो है इंक्वायरी करनी पड़ेगी? द आंसर इज नो। अगर ओनर खुद रह रहा है उस प्रॉपर्टी में, इफ ही इज ऑल्सो रिजाइडिंग इन दैट प्रॉपर्टी, ही इज ऑल्सो having the possession in that property, then there is no need to ask for to ask each and every tenant that whether they are tenant or not. So this is what actual possession is all about. नेक्स्ट चीज आ जाती है नोटिस टू एजेंट। सो आपने देखा होगा ना कि पहले भी आपने पढ़ा होगा मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप, प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप, उसमें आपने पढ़ा होगा मास्टर इज ऑलवेज लायबल फॉर द एक्ट्स ऑफ हिज सर्वेंट, प्रिंसिपल इज ऑलवेज लायबल फॉर द एक्ट्स ऑफ हिज एजेंट। तो यहीं पर ये चीज आ जाती है कि अगर आपने नोटिस दिया है एजेंट को, तो ये माना जाएगा कि नोटिस जो है प्रिंसिपल के पास भी गया हुआ है। अगर आप बोलते हो कि जी मुझे तो नहीं पता था, आपने बात तो एजेंट को बोली थी, मुझे क्या पता, ऐसे नहीं माना जाएगा। आपको अगर आपके एजेंट को दी है तो कोर्ट वुड इम्प्यूट ऑन यू द डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। कोर्ट वुड प्रिज्यूम दैट यू आर हैविंग द नॉलेज। आप ऐसे नहीं कर सकते कि हाँ ठीक है एजेंट से सारी बात पूछ तो ली और बाद में बोल दो जी मुझे नहीं पता था, ऐसा नहीं होगा। और हाँ, लेकिन कुछ कंडीशंस हैं कि आप नोटिस टू एजेंट वुड ओनली अमाउंट टू कंस्ट्रक्टिव नोटिस अनलेस दीज कंडीशंस आर फुलफिल्ड। कंडीशंस क्या है कि आपने उसको एजेंट को जो नोटिस दिया है वो आपने उसकी कोर्स ऑफ एजेंसी के भीतर ही दिया हो, उसके अंदर ही दिया हो। मतलब कि जब वो एक्चुअल में एजेंट था, अपनी ड्यूटीज फुलफिल कर रहा था, आपने तब दिया हो, उसके बाद नहीं। और जब वो एजेंट की कैपेसिटी में था, आपने तब दिया है उसको वो। और हाँ, एक चीज यहाँ पर ये है कि वहां पर अगर एजेंट को जो है फ्रॉडुलेंटली एक्ट नहीं करना। अगर बाय चांस एजेंट ने फ्रॉडुलेंटली अगर कंसील करी है इन्फॉर्मेशन प्रिंसिपल को बताने के लिए, तो प्रिंसिपल प्रूव कर सकता है ये सारी चीजें। अगर इफ कोर्ट इज सेटिस्फाइड देन हम मानेंगे कि हाँ प्रिंसिपल इज अ बोनाफाइड पर्सन और ही इज नॉट लायबल फॉर दैट। बट अदरवाइज जो है अगर आप एजेंट को अगर आपने नोटिस दिया है तो हम प्रिज्यूम करेंगे कि आपके पास भी इस चीज की नॉलेज है। So that's all for today's video, and that is what the concept of notice, the doctrine of notice is all about. This is a very important topic. I hope you got this concept. Thank you so much. Bye bye.